सोचिए, आज जहां इराक के रेगिस्तान है, वहां का भी इंसानियत की सबसे पहली और सबसे महान तहजीब फल फूल रही थी। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक तरह की लैब थी, जहां पहली बार शहर, कानून और हाँ, एक एम्पायर का आइडिया पैदा हुआ था। तो चलिए, आज हम मेसोपोटामिया के इस भूली बिसरी दुनिया की कहानी को फिर से जानते हैं। देखिए, आज जब हम बगदाद का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर लड़ाई झगड़े और परेशानियों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन जरा सोचिए, इसी जमीन की सतह के ठीक नीचे हजारों साल का एक पूरा का पूरा इतिहास दबा पड़ा है। एक ऐसी दुनिया जिसने हमारी, जी हाँ, हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। बगदाद से थोड़ा दूर निकले तो रेगिस्तान में ना कुछ अजीब से मिट्टी के टीले दिखते हैं। इन्हें टेल्स कहते हैं। ये कोई कुदरती पहाड़ नहीं, बल्कि इंसानों के बनाए हुए पहाड़ हैं। मतलब हजारों सालों से जमे मलबे के ढेर। और इन्हीं में से एक टीले के नीचे मिला और शहर का खंडर, जो अपने जमाने का एक मेगा सिटी था। 65,000 लोग। उस वक्त के हिसाब से ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। हैरानी की बात यह है कि सदियों तक इस दुनिया के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। सब भूल चुके थे। लेकिन फिर 19वीं सदी में कमाल की चीज हुई। एक्सपर्ट्स ने कीलाक्षर लिपि को समझना शुरू किया। ये दुनिया की पहली लिखाई थी जो मिट्टी की गीली टैबलेट्स पर कील जैसी चीज से लिखी जाती थी। और जैसे ही उन्होंने इसे पढ़ना शुरू किया, मानो एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता, सुमेरियन, हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। अब ये जो उर जैसे शहर थे ना, ये सिर्फ शहर नहीं थे। इन्हें हम कह सकते हैं सिटी स्टेट्स। मतलब हर शहर अपने आप में एक छोटा देश था। उसका अपना राजा, अपने देवता, अपनी फौज, सब कुछ अपना। और हजारों सालों तक यही शहर राज्य मेसोपोटामिया पर राज करते रहे। कभी एक दूसरे से व्यापार करते, तो कभी जाहिर है भयंकर लड़ाइयां भी लड़ते थे। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? सुमेरियन लोगों ने ये सब उस जगह किया जहां कुदरती रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। उन्होंने नदियों को काबू करने के लिए सिंचाई सिस्टम बना डाला, पहिए का आविष्कार किया। सोचिए, व्हील, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी में तो वो जीनियस थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त आविष्कार था कीलाक्षर, दुनिया की पहली प्रॉपर राइटिंग सिस्टम। इस एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है। सुमेरियन समाज में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इतनी तरक्की के बाद भी समाज बराबर नहीं था। सारी दौलत, सारी पावर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में थी, जैसे पुजारी और शाही खानदान। और आम आदमी, वो बेचारा कर्ज में डूबा रहता था। तो एक तरफ समाज अंदर से खोखला हो रहा था, और दूसरी तरफ ये शहर राज्य आपस में ही लड़ लड़कर खत्म हो रहे थे। माहौल एक बड़े तूफान के लिए बिल्कुल तैयार था। तो हालात बहुत खराब थे। पूरा सुमेर टुकड़ों में बटा हुआ था। उरुक और लगाश जैसे बड़े बड़े शहर एक दूसरे का खून बहा रहे थे। चारों तरफ बस अफरा तफरी थी। और इसी उथल पुथल के बीच इतिहास की स्टेज पर एक ऐसे आदमी की एंट्री होती है जो मेसोपोटामिया की और दुनिया की कहानी हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसका नाम था सरगुन, अक्कड़ का सरगुन। और इसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। कहते हैं कि वो बहुत ही मामूली बैकग्राउंड से था। वहां से उठकर वो राजा का कप बियरर बना और फिर मौका देखकर खुद ही राजा बन बैठा। लेकिन वो यहीं नहीं रुका। उसने पुराने पावर सेंटर्स को चैलेंज किया और अपनी एक नई राजधानी बसाई, अक्कड़। और यही शहर दुनिया के पहले साम्राज्य का दिल बनने वाला था। सरगुन सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो बहुत चालाक भी था। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन राजा लुगलजागेसी को हराया। पर सिर्फ हराया नहीं, उसे जंजीरों में जकड़कर वो निप्पुर शहर ले गया, जो उस वक्त सुमेर का सबसे पवित्र धार्मिक सेंटर था। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज था। सरगुन पूरी दुनिया को बता रहा था कि देखो, पुराने राजा और उनके पुराने देवता सब हार चुके हैं। अब एक नया दौर शुरू हो रहा है, साम्राज्य का दौर। कहते हैं ना, टॉप पर पहुंचना मुश्किल है, पर वहां टिके रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल। सरगुन के साम्राज्य के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। एम्पायर बनाना तो एक बात थी, उसे चलाना, उसे संभाल कर रखना बिल्कुल दूसरी। सरगुन के बाद जो भी गद्दी पर बैठा, उसकी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज में निकल गई, बगावतों को कुचलने में। सरगुन की मौत के बाद तो हालात और भी खराब हो गए। उसके दोनों बेटों रिमुश और मनीषतुशु को उनके ही लोगों ने बेरहमी से मार डाला। सोचिए, उनकी हत्या कर दी गई। इससे एक बात तो साफ हो गई थी,
ये जो नया एम्पायर वाला सिस्टम था ना, ये बहुत ही नाजुक था। फिर आता है कहानी में सरगुन का पोता नाराम सिन। इसने एक बहुत बड़ी बगावत को कुचला और फिर उसने कुछ ऐसा किया जो पहले किसी ने करने की हिम्मत तक नहीं की थी। उसने खुद को एक जिंदा भगवान घोषित कर दिया। जी हाँ, उसने कहा, मैं नारम सिन हूं, अक्कड़ का देवता। ये घमंड की इंतहा थी। और इस देवता राजा नाराम सिन के राज में अक्कड़ का साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। इसकी सीमाएं भूमध्य सागर तक फैल गईं और व्यापार सिंधु घाटी तक होता था। ये बेहिसाब ताकत, दौलत और कल्चरल अचीवमेंट का दौर था। उस वक्त सबको यही लगता होगा कि ये साम्राज्य अब कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन इतिहास हमें एक ही बात सिखाता है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। नाराम सिन के मरते ही वो विशाल एम्पायर जिसे उसने बनाया था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। उसका उत्तराधिकारी शार काली शरी बहुत कमजोर था और वो इस साम्राज्य को संभाल नहीं पाया। अक्कड़ का पतन किसी एक वजह से नहीं हुआ, ये एक साथ आई कई मुसीबतों का नतीजा था। एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म। अंदर से लीडरशिप कमजोर पड़ गई, बाहर से गुटियन जैसे कबीलों ने हमला कर दिया और फिर आखिर में कुदरत ने एक ऐसी चोट मारी जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लगभग 2200 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया पर एक भयानक सूखा पड़ा। आज साइंटिस्ट इसे 4.2 किलो ईयर इवेंट कहते हैं। हुआ ये कि बारिश होने बंद हो गई सदियों तक। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और चारों तरफ भुखमरी फैल गई। इस एक तबाही ने अक्कड़ियन एम्पायर की कमर तोड़कर रख दी। और साम्राज्य की इसी कमजोरी का फायदा उठाया गुटियोनों ने। उन्होंने मेसोपोटामिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। नतीजा, ट्रेड खत्म, लिखाई पढ़ाई बंद, लॉ एंड ऑर्डर खत्म, सब कुछ तबाह हो गया। मेसोपोटामिया के लिए ये एक डार्क एज, एक अंधकार युग की शुरुआत थी। तो अक्कड़ का साम्राज्य धूल में मिल गया। कहानी खत्म? नहीं, एम्पायर तो खत्म हो गया, लेकिन उसका आइडिया वो जिंदा रहा। एक सेंट्रलाइज्ड, एकजुट राज्य का वो क्रांतिकारी आइडिया जो सरगुन ने दुनिया को दिया था, वो कभी नहीं मरा। अक्कड़ ने एक तरह से आने वाले सभी साम्राज्यों के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। सोचिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टैंडिंग आर्मी, अलग अलग इलाकों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर्स, ये सारे आइडियाज सरगुन के एम्पायर से ही आए। इसके बाद जो भी बड़े एम्पायर आए, चाहे वो बेबीलोन हो, असीरिया हो या फिर पारस, सबने इसी मॉडल को कॉपी किया। तो मेसोपोटामिया की ये कहानी सिर्फ एक पुराने साम्राज्य की कहानी नहीं है, ये एक तरह से हम सबकी शुरुआत की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि सभ्यताएं, बड़े बड़े एम्पायर्स बन सकते हैं और मिट भी सकते हैं, लेकिन उनके आइडियाज़ वो हमेशा जिंदा रहते हैं और गूंजते रहते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उनकी विरासत क्या थी और हमारी विरासत क्या होगी।